वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब एक आज नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मैट्रिसेस। अवयव, अवयव होता क्या है, अवयव के प्रकार क्या होते हैं, अवयव कितने प्रकार का होता है और इसका उपयोग क्या है, उसकी कोटि क्या होती है। आज हम सारी चीज़ों को जानेंगे। आज इस चीज अवयव के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। अवयव है क्या? अवयव मतलब अवयव का प्रयोग होता क्या है, मतलब अवयव जब मैथ के चैप्टर में आया तो इसका प्रयोग ये है कि हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा, हमारी कैलकुलेशन को आसान करेगा। इसका उपयोग कंप्यूटरों में या विभिन्न साधनों में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे हमारे कैलकुलेशन जो है थोड़ा आसान हो सके। ठीक है, आओ इसको समझते हैं। अवयव है क्या, अवयव क्या होता है। अवयव मैट्रिसेस इसको बोलते हैं। तो अवयव होता क्या है? अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है? अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अब आयताकार क्रम विन्यास है तो ये जो संख्याएं या फलन आएंगे, इन्हीं संख्याओं या फलनों को अवयवों के अवयव या इसकी प्रविष्टियां बोलते हैं। क्या प्रविष्टियां, क्या बोलेंगे? इन्हीं अवयवों के, जो अवयव की संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम रहेगा, आयताकार एक विन्यास रहेगा, उसी अवयवों में जो संख्याएं होंगी या फलन होंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम अवयव या प्रविष्टियां। अब अवयव होता क्या है, देखो अवयव को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से। हमेशा अवयव को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और मान लो देखो इसको समझेंगे कैसे, इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या, मान लो कोई तीन व्यक्ति हैं, मान लो उनके नाम है रमेश, रोहन और राकेश। तीन व्यक्ति हैं, मान लो रमेश, रोहन और राजेश तीन व्यक्ति हैं। उनके पास पेंसिल, पेन, बुक है। अब इनके पास पेंसिल, पेन और बुक है, तो अब कितनी है ये हम जानते हैं। मान लो इसके पास 40 हैं, इसके पास 20 हैं, इसके पास 30 हैं, इसके पास पेन 5 हैं, ये 10 हैं, ये 11 हैं, ये मान लो 6 हैं, 7 हैं और ये 8 हैं। अब इनके पास तीन व्यक्ति हैं, इनके पास इतनी पेंसिल है, इसके पास इतनी पेन है, ये कितने हैं? ये बुकों की संख्या को दर्शा रहा है। ये क्या है? पेन की संख्या और ये पेंसिल। और ये यहाँ पर व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। मतलब अगर रमेश को ले लें तो इसके पास कितने? 40 पेंसिल, 5 बुक और 6 बुक हैं। मतलब 6 बुक, 5 पेन और 40 पेंसिल हैं। और यदि रोहन को ले लें तो इसके पास 20 बुक, 20 पेंसिल और 10 पेन और 7 बुक हैं। अगर राजेश को ले लें और राकेश को ले लें तो 30 बुक और 11 पेन और 8 बुक हैं। ठीक है, इधर पेंसिल और ये पेन और ये बुक को संख्या को दर्शा रहा है। तो अब यदि हम इन आंकड़ों को, ये हमें आंकड़े दिए हुए, यदि इन आंकड़ों को हम एक आयत के रूप में, मान लो एक ये बड़ा ब्रैकेट हम इसको बोलते हैं, अगर इस बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अवयव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवयव बन जाएगा। हम विभिन्न आंकड़ों को इसमें कैलकुलेशन करेंगे, विभिन्न आंकड़ों को कैसे सॉल्व करते हैं ये जानेंगे। अब ये विभिन्न आंकड़े हमको दिए थे, मतलब रमेश के पास कितनी बुक, पेंसिल और पेन है, रोहन के पास कितनी पेंसिल, पेन और बुक है, राकेश के पास कितनी पेन और पेंसिल, बुक है। तो उन विभिन्न आंकड़ों को हमने क्या किया? उन विभिन्न आंकड़ों को हम एक आयत के रूप में बंद कर दिया, एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये आयताकार क्रम विन्यास बना कि नहीं? देखो परिभाषा से, अवयव संख्याएं, ये हमारी संख्याएं तो हैं। यदि ये संख्याएं हैं तो इनका हमने क्या किया? आयताकार क्रम विन्यास बना दिया। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? ये हमारे कहलाएंगे अवयव कहलाएगा। अब अवयव तो हमने बना लिया। अब अवयव में समझते क्या है? फिर हमने बताया कि ये जो संख्याएं या फलन दिए होंगे इसके अंदर, ये संख्याएं हैं,
इन संख्याओं को ही अवयव के अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? अवयव के अवयव कहेंगे। अगर हमसे पूछा जाए अवयव में अवयव कितने होते हैं तो हम ऐसे गिनेंगे, ठीक है। अब यदि ज्यादा बड़ा अवयव हो गया तो हम उसके अवयव को एक एक गिनते थोड़ी नहीं रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है। पंक्ति क्या होता है और स्तंभ। तो पंक्ति जो होती है 36 अवयव होते हैं। आप देखो ये जो है ये क्या है, 36 है कि नहीं? 36 है। यदि ये 36 है तो ये इसकी पंक्ति कहलाएगी। पंक्ति क्या है? जो अवयव के 36 अवयव होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई। अगर हमको कहा जाए कि पंक्ति बताओ तो हम हमेशा 36 अवयवों को देखते हैं। 36 देखने के लिए हम ऐसे अपना हाथ करेंगे और ऐसे ऐसे रख लेंगे। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। इस अवयव में कितनी पंक्ति हो गई? टोटल 3 पंक्ति हो गई। अब अगर स्तंभ की बात करेगा तो हम ऊर्ध्वाधर वाले देखेंगे। ये हमारा स्तंभ कहलाएगा, हमारा स्तंभ ये कहलाएगा। और ये ऊर्ध्वाधर वाले जितने भी अवयव होते हैं, मान लो ये ऊर्ध्वाधर ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर जो है ये हमारे कहलाएंगे क्या? स्तंभ कहलाएंगे। ऊर्ध्वाधर वाले स्तंभ कहलाएंगे और 36 वाले कहलाएंगी क्या? पंक्तियां। तो इस अवयव में जो हमने अवयव बनाया है, इस अवयव में पंक्तियां कितनी है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। 36 वालों को हमने क्या बोल दिया? पंक्तियां बोल दिया। ऊर्ध्वाधर वाले को क्या बोल दिया? एक ये है स्तंभ, एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये है। तो स्तंभ कितने हुए? उस स्तंभ हुए 3, पंक्तियां हुई 3। अब आता है कि अवयव की कोटि बताओ। अवयव की कोटि बताओ। तो अवयव की कोटि क्या होती है? अब अवयव की कोटि जानने के लिए हमें सबसे पहले पंक्तियां और स्तंभ जानने पड़ेंगे। तो हमने पंक्तियों और स्तंभों को जान लिया। अब यदि पंक्तियों और स्तंभों को जान लिया तो अब पंक्तियों और स्तंभों का जो गुणन होता है, पंक्तियों और स्तंभों का गुणन होता है, वो कोटि कहलाती है। और ये लिखा कहाँ जाता है? ये यहाँ पे लिखा जाता है। पंक्तियों और गुणन स्तंभ। क्या लिखा जाता है? पंक्तियों और स्तंभों का जो गुणन होता है वही अवयव की कोटि कहलाती है। तो इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे, फिर इंटू का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद स्तंभ कितने हैं? इस अवयव में स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। स्तंभ ऐसे ऊर्ध्वाधर वाले कहलाते हैं। तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो इसमें स्तंभ कितने हैं? तो 3 लिख दिया। अब ये पूछा जाएगा कि अवयव की कोटि बताओ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अवयव में देखेंगे कि इसमें पंक्तियां कितनी है। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। अवयव में 3 पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो जैसे ही यदि हमसे कोटि पूछता है तो हम अवयव की पंक्ति और स्तंभ को देखेंगे और उनका गुणन, जो अभी गुणन फल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुणन उसका बताएंगे कि यदि 3 स्तंभ और 3 पंक्ति हैं तो 3/3 बोल देंगे इसको। अगर 3 स्तंभ और 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है तो 3/2 बोल देंगे। अब अवयव की कोटि हमने समझ ली, अवयव की पंक्ति और स्तंभ समझ लिया, तो वहां से कोटि निकल आई। अब पूछेगा अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे? अब हमेशा अवयवों को संख्या एक एक गिनते तो नहीं रहेंगे। तो उसके लिए हमें एक क्या करना है? सबसे पहले उसकी कोटि निकाल लेनी है। सबसे पहले क्या निकालनी है? कोटि। और कोटि जो होती है पंक्तियों और स्तंभों का जो गुणन होता है, इसी का गुणनफल जो आएगा के अवयवों की संख्या कहलाएगी। तो यदि अवयव के अवयवों की संख्या पूछता है, अवयवों की संख्या पूछेगा, अवयवों की संख्या हमसे पूछा तो हम क्या करेंगे? स्तंभों और पंक्तियों के गुणनफल जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? पंक्तियों और स्तंभों का जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? अवयवों की संख्या। यदि किसी अवयव में m इंटू n कोटि है, m इंटू n/n का अवयव है, यदि किसी अवयव में m पंक्ति और n स्तंभ है तो इसके अवयवों की संख्या mn होगी। और हम जो है पंक्तियों को किससे डिनोट करते हैं? पंक्तियों को m से डिनोट करते हैं और स्तंभों को n से डिनोट करते हैं। किससे? पंक्तियों को m से लिखते हैं और स्तंभों को
n से लिखते हैं, और यदि इसकी जब पंक्तियों को m से लिखेंगे, स्तंभों को n से लिखेंगे, तो इसकी कोटि क्या बन जाएगी? कोटि बन जाएगी m इंटू n, m इंटू n बन जाएगी। अब इसके अवयवों की संख्या क्या बन जाएगी? mn बन जाएगी। ठीक है, स्तंभों और पंक्तियों, मतलब पंक्तियों और स्तंभों के संख्याओं के गुणनफल को ही अवयवों की संख्या कहते हैं। अवयव की कोटि किसे कहते हैं? जो गुणन 3/3 है, 2/2 है, तो उसको कहते हैं अवयव की कोटि। अब हमने इतनी चीज जान ली, अब नेक्स्ट चलते हैं कि अवयव के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का अवयव होता है। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। यदि बेसिक नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन बेसिक आना बहुत जरूरी है। बेसिक अगर हम जान जाते हैं तो हमसे भूलते नहीं है प्रश्न। अगर हम बेसिक नहीं समझे, बस प्रश्न लगाना चालू, बस रटना चालू, तो हमसे क्या होंगे? क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर भूल जाएंगे। तो हमें सबसे पहले बेसिक समझना है, बेसिक क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं अवयवों के प्रकार की। क्या? अवयवों के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। अब कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले आता है हमारा स्तंभ अवयव। स्तंभ क्या आया? स्तंभ अवयव आया। अब स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ऐसा अवयव जिसमें केवल क्या हो? एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। अब देखो एग्जांपल मान लो, देखो हमने क्या बताया था कि अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर में आप A B C D कुछ भी ले सकते हैं। तो यदि हमने A एक अवयव माना, तो ऐसा अवयव, देखो आप नोट्स अगर बनाना है तो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, नहीं तो NCERT की बुक में एकदम अच्छे से एक एक परिभाषा आपको दी हुई है, वहां से आप लर्न कर लीजिएगा। तो A बराबर क्या दिया हुआ? A बराबर यहाँ से आपको क्या करना है? सीधा समझना है क्या होता है, और लर्न आपको बुक से करना। और यहाँ पर मैं बताते भी जा रहा हूँ, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप सीधा नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है, A बराबर मान लो स्तंभ अवयव कोई A है, तो इसमें क्या बताया कि स्तंभ अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। ठीक है, अब मान लो स्तंभ कितने होंगे? एक। तो एक कोई स्तंभ अवयव है, तो इसमें अवयव स्तंभ एक दिखा देते हैं, 4 5। ठीक है, अब इसमें स्तंभ क्या होंगे? हमने कहा था कि स्तंभ देखने के लिए आपको ऊर्ध्वाधर देखना है, तो ऊर्ध्वाधर ये है। ऊर्ध्वाधर कितने है? एक स्तंभ है। पंक्तियां कितनी है? पहले हम क्या दर्शाते हैं? पंक्तियों की संख्या। पंक्तियां इसमें कितनी है? 3 पंक्तियां। और स्तंभ कितने? स्तंभ कितना है? स्तंभ है एक। स्तंभ हम बाद में लिखते हैं ना, पहले पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं। तो पहले पंक्तियां लिखा, फिर उसके बाद स्तंभ लिख दिए। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को हमने दर्शा दिया कि इसमें 1 2 3 पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 पंक्ति है। 3 पंक्ति, एक स्तंभ, स्तंभ अवयव बन गया। अब देखते हैं अब देखेंगे पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव वो अवयव होते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। मान लो ये कोई अवयव है, 12 13 कॉमा नहीं लगाते, और 14 ये दिया हुआ है। तो इसमें पंक्तियां कितनी है? पंक्ति हमको बताया था कि 36 देखते हैं, तो इसमें पंक्ति कितनी है? एक पंक्ति। सबसे पहले आपको पंक्ति लिखना है, तो इसमें पंक्ति कितनी है? एक पंक्ति। और स्तंभ कितने? 1 2 3। ऐसे ऊर्ध्वाधर वालों को देखते हैं स्तंभ के रूप में। तो इसमें स्तंभ कितने हुए? 3 स्तंभ हो गए ना, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3। तो ये हो गया। पंक्ति कितनी है? एक। स्तंभ कितनी है? 3। स्तंभ से हमें लेना देना नहीं है। यदि पंक्ति अवयव बोल दिया तो उसमें केवल एक पंक्ति होनी चाहिए, और यदि स्तंभ अवयव बोल दिया तो उसमें केवल एक स्तंभ होना चाहिए। यदि पंक्ति अवयव बोलता है तो उसमें पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक। तो यदि पंक्ति अवयव की कोटि हम समझे तो इसकी कोटि m1 इंटू कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। ठीक है, वर्ग अवयव क्या होता है? वर्ग अवयव होता है आपका ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान होती है। क्या कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। तो स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान कैसे होगी? मान लो कोई अवयव ये है, इसमें जितनी हम पंक्ति बनाएंगे उतने ही स्तंभ बनाएंगे। देखो 2 4 6 4 5 7 8 9 10। तो इसमें हमने पंक्ति कितनी बनाई? एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 पंक्ति। 3 पंक्ति यदि हमने बनाई है तो 3 स्तंभ भी तो बनाए, 1 2 3। तो ये जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं।
तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। मतलब m इंटू एन कहलाएगा, जहां m बराबर आपका क्या होगा? m बराबर n होगा। जहां पर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होगी वो वर्ग अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव, हमेशा वर्ग अवयव का ही विकर्ण अवयव बनता है। तो ऐसा वर्ग अवयव, मान लो कोई अवयव A है, उस ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर, देखो बनाते हैं 1 0 3 0, यहां पर भी 0 करो, 2 0 0 0 4, जहां पर विकर्ण को छोड़कर ये क्या कहलाएगा? इसका मुख्य विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य होते हैं तो विकर्ण अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव वो अवयव कहलाएगा जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सारे अवयव क्या हो? सारे अवयव शून्य हो। तो देखो ये विकर्ण के अवयव ही यहाँ शून्य नहीं है और सारे अवयव हमने क्या लिखे हैं? शून्य लिखे हैं। तो यदि विकर्ण अवयव आ जाए तो आपको इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे? विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अवयव को देखेंगे और मुख्य अवयव के विकर्ण को छोड़कर यदि सारे अवयव शून्य हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। लेकिन इसमें विकर्ण अवयव में क्या होता है? ये वर्ग अवयव का ही विकर्ण अवयव बनता है। तो ठीक है, विकर्ण अवयव क्या कहलाएगा? जिसमें विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव को विकर्ण अवयव से ही बनाया गया है। अदिश अवयव को कैसा बनाया गया? विकर्ण अवयव से ही बनाया गया। मान लीजिए कोई अवयव B है, तो अब इसको विकर्ण अवयव, अदिश अवयव हम कब बोलेंगे? तो ऐसा विकर्ण अवयव, मतलब विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव एक वर्गाकार अवयव होता है। तो यदि हम इसमें एक विकर्ण अवयव बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो अदिश अवयव है ये एक विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव है तो इसका मतलब ये वर्ग अवयव भी है। ठीक है, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर सारे अवयव तो शून्य होते हैं परंतु विकर्ण के जितने भी अवयव होते हैं वो आपस में समान होते हैं। मान लो ये A ले लिया, 0 0 0 A 0 0 0 A। अब देखो यहां पर क्या दिखा? मुख्य विकर्ण के सारे अवयव कैसे हैं? एक समान है। मतलब यदि जो पहला लेंगे अवयव वो सारे अवयव क्या होंगे? समान होंगे। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या हो? शून्य हो। देखो मुख्य विकर्ण यहाँ पर ये है और मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या है? शून्य है। और मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं वो आपस में क्या है? समान है। तो हम यहाँ पर क्या कहलाएंगे? अदिश अवयव कहलाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं तत्समक अवयव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्समक अवयव। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग बहुत होता है। देखो यदि ये भी एक विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव से ही बनाया गया है। विकर्ण अवयव से बनाया गया है तो इसको कैसे बनाया गया है? मान लो कोई अवयव B है तो इसमें विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सारे अवयव तो पहले शून्य होना चाहिए, तभी तो विकर्ण अवयव बन पाएगा। और विकर्ण के सारे अवयव क्या होने चाहिए? विकर्ण के सारे अवयव एक होना चाहिए। मतलब एक एक ही होना चाहिए। यहाँ पर 2 और 3 नहीं आ सकता, एक 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 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तत्समक अवयव है और इसको हम I से भी प्रदर्शित करते हैं, IN से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव की परिभाषा क्या हुई? ऐसा विकर्ण अवयव जिसके पंक्तियों मतलब मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य होंगे परंतु मुख्य विकर्ण क्या होगा? मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक 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 होंगे। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक 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 होते हैं वो क्या कहलाता है? मतलब एक होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा तत्समक अवयव कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आया शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है?
शून्य अवयव नाम से ही पता है कि शून्य अवयव वो अवयव होता है, ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव शून्य हो तो शून्य अवयव कहलाएगा। इसमें क्या है, कितना आसान है। यदि किसी अवयव के सारे अवयव शून्य है तो शून्य अवयव कहलाएगा। अब एक चीज और बचती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो समान अवयव कहलाता है। समान अवयव क्या है, क्या समान अवयव, समान अवयव क्या है, ऐसा अवयव जिसमें, इसके लिए दो कंडीशन है। ऐसा अवयव, ऐसे दो अवयव समान, दो अवयव समान कब कहलाएंगे ये देखते हैं। समान अवयव में क्या देखना है कि दो अवयव समान कब होते हैं। तो दो अवयव समान होने की दो कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन ये है कि दोनों अवयवों की कोटियां समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोटियां समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है, कोटियां समान होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कहता है कि इसके कोटियां समान होनी चाहिए और संगत अवयव भी समान होने चाहिए। क्या, संगत अवयव भी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत अवयव समान होना चाहिए। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो सबसे पहले क्या, यदि समान अवयव है तो इसकी कोटियां भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और संगत अवयव भी समान होना चाहिए। मान लो एक अवयव ए है, इसमें ए बी सी डी है, और दूसरा अवयव है, यदि 2x2, कोट क्या है इसकी 2x2 मतलब दो पंक्ति हैं और दो पंक्ति हैं, दो स्तंभ हैं, तो 2x2 का हो गया। अब यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। क्यों, यदि दो अवयव, यदि हम इन दोनों को बराबर दिखाएं, मान लो ए बराबर बी है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों की कोटि समान है, कोटि इसकी दोनों की समान है, ठीक है, दोनों की कोटियां भी समान है और पंक्तियों, कोटि का मतलब क्या, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों की समान होनी चाहिए और संगत अवयव भी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत अवयव भी समान होना चाहिए। देखो समान है कि नहीं, संगत अवयव, सारे संगत अवयव समान है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और यहीं पर आपको दिखा देते हैं कि मान लो ये अवयव दिया हुआ है ए बी सी डी बराबर आपको दे दिया 4 5 6 7, ये दे दिया, कह दिया कि ये दोनों, देखो बराबर का चिन्ह यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि दोनों अवयव क्या है, आपस में समान है। यदि दोनों अवयव आपस में समान है तो इनकी कोटियां भी देखो समान है, 2x2 का ये है, 2x2 का ये है, ठीक है, कोटियां भी समान है। और अगर कोटियां समान हैं और समान अवयव है तो उसकी कोटियां समान है। तो अब हमें ये यहाँ से पता लगाना है कि यदि इस समान अवयव है तो इसका संगत अवयव भी समान होगा, मतलब ए बराबर 4 हो जाएगा। ए का संगत अवयव 4 है, सी का संगत अवयव 6 है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी का संगत अवयव 5 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी का संगत अवयव क्या है, 7 है, तो डी का संगत अवयव 7 है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मान निकालने के लिए पूछेगा कि ए बराबर बी बराबर सी का मान बताओ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि दो अवयव समान है। आज हमने बेसिक चीज बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन देखेंगे वहां पर एक चीज समझेंगे क्या चीज कैसे होती है। तो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऐसे ही आज हमने पूरे चैप्टर को समझा, क्या बात करनी है, तो आज हमने थोड़ी बहुत बात कर ली। अब मिलते हैं, धन्यवाद, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी होती जा रही है। जय हिंद।